हेलो दोस्तों, मैं सुशील सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, कल हमने देखा कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम लोग उसके सिलेबस और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स बता देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 1 से जुलाई 21 तक हम लोग आरआरबी पीओ क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद इसका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, वो सितंबर अक्टूबर महीने में होगा और इसका जो मेंस होगा वो अक्टूबर या नवंबर महीने में होगा और इसका जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो आपको जनवरी में मिल जाएगा। मतलब अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 6 महीने के अंदर एक पोस्ट आपके हाथ में होगा। तो इसके लिए चाहिए हम लोग को सही रणनीति। और सही रणनीति क्या है दोस्तों? सही रणनीति ये है कि हमको सिलेबस अच्छे से पता हो, सिलेबस में क्या क्या आना है और कौन सा जो टॉपिक है उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, किस टॉपिक का प्रेफरेंस कम है, ये हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि किस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ें और किस टॉपिक को हम लोग बाद में पढ़ें। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स, दूसरा है आपका रीजनिंग, तीसरा है आपका इंग्लिश या फिर हिंदी, ये ऑप्शनल में है, चौथा है जनरल अवेयरनेस और पांचवा है कंप्यूटर नॉलेज। तो पहला जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं और एक एक सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। और प्री में इसका 40 नंबर का आएगा और मेंस में ये 50 नंबर का आएगा। मतलब टोटल 90 नंबर का केवल मैथ्स आना है आपका। और प्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री आप क्लियर नहीं करेंगे तो मेंस में बैठेंगे कैसे? ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्री में कितने नंबर का आता है। तो ये प्री में आता है 40 नंबर का और इसके क्वेश्चन कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन। मेंस में ये कितने नंबर का आता है? तो मेंस में आता है 50 नंबर का और क्वेश्चन कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। किसके? केवल मैथ्स के। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो 40 नंबर के 40 क्वेश्चन जो आएंगे, इसमें से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अपन लोग का प्रेफरेंस कैसे बनाना है, कि कौन से टॉपिक को हम लोग कब पढ़ें, कौन से टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ें और किस टॉपिक को हम लोग छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि हर टॉपिक को आपको करके जानना ही है। मान लीजिए कोई एक ऐसा एस्पायरेंट है जिसको बोट एंड स्ट्रीम नहीं बनता, तो वो बोट एंड स्ट्रीम में लगा हुआ है मान लीजिए 3 दिन तक, और लास्ट में पता चला कि उसका क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम में, तो उसका मेहनत तो पूरा व्यर्थ चला गया। और मान लीजिए एक क्वेश्चन आ भी गया और लास्ट में उससे नहीं बना, तो उसका मेहनत पूरा बेकार हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का स्ट्रेटेजी जो है वो बनाना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल और केवल अभी अगर आप 1 जुलाई से काउंट करें और सितंबर में अगर हम लोग मान लेते हैं कि एग्जाम है, तो आपके पास 60 दिन है। तो स्ट्रेटेजी एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन प्री में आपका 10 नंबर का है। नंबर सीरीज 5 नंबर का आता ही आता है। अगर इनइक्वालिटी आया तो 5 नंबर का आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 10 नंबर का आता ही आता है। तो देखिए दोस्तों, 10, 5, 15 और 10, 25 और ये अगर आ गया 5 तो 30 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए 40 में से। तो बचा क्या? 10। और ये 10 नंबर का ये पूरा टॉपिक है, वो पूरा जो टॉपिक है ये 10 नंबर का है। तो ये अगर आता है मान लीजिए ये, तो ये कभी कभी 5 नंबर का आ जाता है। तो अगर हम लोग इसको 25 का भी मानते हैं तो ये सब मिला के कितने के हैं? 15 के। इसको छोड़ दीजिए ये, क्योंकि मेंस में नहीं आता, ये सॉरी प्री में नहीं आता, ये टॉपिक मेंस का है। ठीक है, तो समझ में आया आपको प्रेफरेंस कि आपको किससे पढ़ना है। आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन करना है। और डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको परसेंटेज, एवरेज और एज करना कंपलसरी है, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो परसेंटेज इंडिविजुअली 2 नंबर का आता ही है, एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं और एज 1 नंबर का आएगा ही। तो देखिए टोटल 25 और 4 29 नंबर का, तो आपको ऐसे ही हो गया ये 4 टॉपिक करने से 29 नंबर आपका एकदम कंपलसरी आ ही जाएगा।
अगर आप अच्छे से ये 4 टॉपिक पे फोकस करते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो आप मेहनत करना है वो आपको खुद को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक यूनिट से 30 या 50 क्वेश्चन बता पाऊंगा, आपको घर में उसको 500 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो मैथ्स है वो 50 नंबर का है और 40 क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो देखिए मेंस की अगर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें सीधा सीधा 20 नंबर का आता है। मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्री और मेंस के लिए एक साथ पढ़ लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये तीनों को पढ़िए पहले, फिर डीआई आप पढ़िए। तो ये जो 10 और 20 है मतलब 30 नंबर, और 4 और 4 8 मतलब 38 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा प्री और मेंस के लिए। उसके बाद आप इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक तो एक दिन का है। उसके बाद नंबर सीरीज को आप पढ़ लीजिए और सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिए। सॉरी, सिंप्लीफिकेशन मेंस में नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन मेंस में नहीं आता। नंबर सीरीज 5 नंबर का मेंस में भी आएगा। क्वाड्रेटिक हो सकता है कि आए, पक्का नहीं। तो 20 और 5 25 ये दोनों फिक्स है, जो मैं फिक्स है वो वाले बता रहा हूं। ये अगर आ गया तो 30 नंबर हो गया, तो 30 नंबर हो गया। अब देखिए एक फिक्स चीज और है, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी आपका मेंस में फिक्स है कि 5 नंबर का आना ही है। डाटा सफिशिएंसी मतलब आइदर 1 और 2 फॉलो, 1 एंड 2 फॉलो, बाई 1 एंड 2 फॉलो, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये बोलते हैं अपन लोग डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सारे टॉपिक आना जरूरी है, तभी आप डेटा सफिशिएंसी कर सकते हैं, और वो मेंस में आना कंपलसरी है। तो इसके बाद जो भी बच गया, तो देखिए कितने क्वेश्चन हो गए हमारे फिक्स वाले, 5 और 20 25, और अगर ये आया तो 30, और ये तो आएगा ही 35। तो जो बचा 15 नंबर, उसका ये सब मिला के आएंगे। ये सारा पार्ट मतलब अरिथमेटिक का है। तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रेफरेंस कि आपको पढ़ना क्या है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो इसको मैं बता रहा हूं, तो आप समझिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आगे बात करेंगे हम लोग रीजनिंग की। तो बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग आपके एग्जाम में कितने मार्क्स कैरी करता है ये देखते हैं, और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। तो रीजनिंग अगर मैं बात करूं प्री की, तो प्री में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और ये 40 मार्क्स कैरी करता है। और मेंस में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल ये भी 90 मार्क्स का है। तो मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको अपन लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन प्री में पूछता है और कौन सा टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो मैं आपका ब्रैकेट में बंद करके रखा हूं ये केवल मेंस में पूछता है, तो इसको आप हटा दीजिए। ये जो सिलेबस है इसमें से प्री का सिलेबस नहीं है, ये है नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट, इसको नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। तो ये और ये वाला टॉपिक भी आपका मेंस में पूछता है। ठीक है, तो ये सारा प्री का है। तो प्री में टोटल क्वेश्चन कितना पूछेगा, 40 और 40 नंबर का। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपका लाइन से आपका प्रायोरिटी के हिसाब से ही लिखा हुआ हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग अरेंजमेंट और पजल ही है। सेटिंग अरेंजमेंट से और पजल से 15 से 20 क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब 15 या 20, कभी कभी 15 कभी कभी 20, मतलब 2 सिटिंग और 1 पजल। आपको पता है कि सिटिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके में एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 सिटिंग 1 पजल, या 2 पजल 1 सिटिंग, या 2 पजल 2 सिटिंग, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 15 से 20 मार्क्स कैरी करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है। उसके बाद सिलोजिज्म अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन ही आता है, मतलब 5 नंबर का। इनइक्वालिटी अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन ही आता है, 5 नंबर का। कोडिंग डिकोडिंग अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन ही आता है, 5 नंबर का। ये आएगा तो ये नहीं आता, और ये आएगा तो ये नहीं आता। इन दोनों में से कोई आया तो उसके साथ ये आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही आ जाए। ठीक है, ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसका 3 क्वेश्चन आता है, प्री में मैं बात कर रहा हूं। और डिस्टेंस डायरेक्शन का 1 से 2 क्वेश्चन, और रैंकिंग का भी 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और डाटा सफिशिएंसी प्री में नहीं आता। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में भी इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन के और 50 नंबर के। तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से 15 से 20 क्वेश्चन ही आपके आएंगे मेंस में। 15 से 20 क्वेश्चन मेंस में भी आएंगे, हो सके ये 25 भी हो सकता है, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। डाटा सफिशिएंसी आ जाता है मेंस में, और ये 5 नंबर का आता ही है। डाटा सफिशिएंसी मतलब 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपका आ जाएगा नॉन वर्बल से। तो 5 5 10,
और ये 15, मतलब कितना हो गया 25। और बाकी जो भी टॉपिक बच रहे हैं उससे 15 या फिर 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब अगर इसमें से 20 आ गए तो उसमें से 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सिटिंग और पजल अच्छे से करना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको सभी टॉपिक करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको सभी टॉपिक पे ग्रिप होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो आरआरबी एग्जाम में इंग्लिश जो है वो आपका प्री में नहीं पूछा जाता, बस मेंस में पूछा जाता है। और मेंस में आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ से वो 40 मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है सिलेबस वो देख लीजिए। और सिलेबस में कॉम्प्रीहेंशन से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अनसीन पैसेज। आप जो देखेंगे एक पैसेज रहता है और उसके उसी में आंसर छुपा होता है या फिर उसके बेसिस पे आंसर आपको ढूंढना रहता है। ठीक है, और इसी उसी कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही एंटोनिम और सिनोनिम निकालने आता है जो कि 4 नंबर का आता है। मतलब 2 एंटोनिम आ जाते हैं, 2 सिनोनिम आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछता है। तो 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम ऐसे करके। एंटोनिम सिनोनिम के लिए आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि आप एंटोनिम सिनोनिम रटते रहें। वो उसी कॉम्प्रीहेंशन वाले पैसेज से ही पूछता है कि मतलब इस पैसेज से इस वर्ड के हिसाब से कौन सा मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन आपका 5 से 10 नंबर का पूछ सकता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट 5 से 10 नंबर का ये भी पूछ सकता है। मतलब ये अगर 5 नंबर का आया तो ये 10 नंबर का पूछ सकता है, ये 10 नंबर का आया तो ये 5 नंबर का पूछ सकता है। पैरा जंबल आपका 5 मार्क्स का ही पूछता है। अब देखिए एरर डिटेक्शन तो आपको पता चल गया होगा कि एरर डिटेक्ट करना है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट होता है पैराग्राफ के फॉर्म में दिया रहता है। कोई भी पैराग्राफ, मान लीजिए किसी पेपर में पैराग्राफ है, उसको एज इट इज उठा के ले आया और उसमें से कुछ वर्ड वो निकाल लिया और वही वर्ड आपको फिर बैठाना रहता है और उसके लिए आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो उस पैराग्राफ को पहले आपको रीड करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको ऑप्शन बैठाना पड़ेगा। तो वो हो गया क्लोज टेस्ट। उसके बाद पैराजंबल। पैराजंबल मतलब वही, ये भी क्या होता है कि पैराग्राफ फॉर्म में रहता है और पैराग्राफ को इधर का उधर कर देता है। मतलब जो जैसे कि मान लीजिए पहला लाइन है वंस देयर वाज अ किंग, तो उसको वो ई में डाल दिया, तो आपको उसको ये करना है कि ई ए बी सी डी कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो ये होता है पैराजंबल। उसके बाद सिंगल फिलर्स डबल फिलर्स। तो सिंगल फिलर्स भी अगर आएगा तो 5 नंबर का आता है और डबल फिलर्स भी अगर आएगा तो 5 नंबर का आता है। और अगर इनमें से कुछ नहीं आया तो उसको हम लोग बोलेंगे मिसलेनियस, मतलब कुछ भी दे सकता है क्योंकि। ठीक है, तो लेकिन ये कंपलसरी कि इन लोग आएंगे ही। अगर इसमें से सिंगल फिलर डबल फिलर की जगह कुछ भी आ गया तो उसको मैं बोल रहा हूँ मिसलेनियस। ठीक है, तो सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स आपको समझ नहीं आया होगा तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगल फिलर्स का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आपके लिए। तो क्या है? इनकम सपोर्ट गोज ए लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग ए सिक्योरिटी टू दोज लेफ्ट आउट ऑफ द डैश। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल फिलर्स। मतलब एक लाइन आपको लिखा होता है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों? यहां पर आएगा मेन स्ट्रीम। मतलब कि इनकम सपोर्ट उनके लिए काम करता है जो मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए इनकम सपोर्ट सिक्योरिटी का काम करता है। उसके बाद डबल फिलर्स। डबल फिलर्स का एग्जांपल यहां पर मैं आपको दे दिया हूं। इसमें क्या होगा कि 2 फिल इन द ब्लैंक होंगे। डबल फिलर्स 2 जगह आपको फिल करना है। तो इसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी एक ब्लैंक को भी पकड़ लेते हैं तो आप दूसरे का आंसर निकाल लेंगे। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल है, द स्टूडेंट वॉज फेयरली डैश ऑफ पासिंग। तो आपको सीधी सी पता चल रहा है कि वो स्टूडेंट को संभावना था कि वो पास हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट येट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विथ हिज टीचर लेफ्ट हिम डैश। तो देखिए कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा है? कॉन्फिडेंट के साथ सर्टन भी है और अनसर्टन भी है। तो कॉन्फिडेंट तो आएगा, ये पक्का है, हम लोग को पहले ही पता चल गया। तो इसके साथ देखिए येट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मतलब ये कुछ नेगेटिव सेंस में बात कर लिया, मतलब ये क्या होगा? अनसर्टन। ठीक है, तो इसका हो गया मेन स्ट्रीम और इसका अनसर्टन। तो अब हम लोग अगला बात करते हैं जीए की। तो अब बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की, जो कि एक गेम चेंजर भी है दोस्तों। इसको आप गेम चेंजर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बस मेंस में आता है और इसके 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। तो अगर इसमें कोई बंदा अच्छा स्कोर कर लेता है, मतलब 35 तक मार्क्स ले आता है, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है क्योंकि ये मेंस के मार्क्स हैं और मेंस के मार्क्स ही आपके काउंट होते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो
जनरल अवेयरनेस में आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसको हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट है करंट अफेयर्स का, जो कि सीधा सीधा 25 नंबर के आसपास का आता है, 20 से 25 आप बोल सकते हैं, 20 से 25। तो इसमें करंट अफेयर्स में पूछता क्या है, प्रीवियस 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना है, सब कुछ, नेशनल इंटरनेशनल सब करंट अफेयर्स आपको प्रीवियस 6 मंथ्स का करना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक जीके आपका 7 से 8 नंबर का हर एग्जाम में आता ही है, तो ये आप कर लीजिए, तो आपके लिए हर एग्जाम में ये काम आएगा। क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके मतलब वो डाटा जो चेंज नहीं होता, जैसे कि कंट्री, कैपिटल, करेंसी, डैम, ये सब कभी चेंज नहीं होने वाले, तो इनका नाम एक बार आप याद कर लीजिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर, ये सब आ जाते हैं आपका स्टैटिक जीके में, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। और अब अगला देखते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस आता है, तो ये कितना बच गया, ये भी 7 से 8 नंबर का आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें मेन जो बैंकों से रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आरबीआई क्या होता है, एनपीए क्या होता है, चेक क्या होता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका मेन जीए, और जीए जो है एकदम गेम चेंजर है, तो आप अभी से पिछले 6 महीने का पढ़ सकते हैं। तो अगर आप आज चालू करते हैं जैसे जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का तो आपका हो ही गया, और अक्टूबर में आपका अगर एग्जाम होना है तो आपको पिछले 3 महीने का और पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको चालू करना पड़ेगा मई से आप चालू कर सकते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये यहाँ तक का आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी काम आएगा, जैसे पीओ का भी होने वाला है, तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन कंप्यूटर की। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन की। इसके टोटल आते हैं 40 क्वेश्चन, और ये कैरी करता है 20 मार्क्स, और ये आता है केवल मेंस में। तो एकदम ही बेसिक लेवल का आता है दोस्तों, इसको आपको हाई लेवल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आप सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसका बुक बता देता हूं जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो आप ले लीजिएगा कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक, कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि धनकर पब्लिकेशन की आती है, धनकर पब्लिकेशन की आती है, या फिर आप लूसेंट की किताब भी ले सकते हैं, पतली सी रहती है, उसके थ्रू भी आप कंप्यूटर अवेयरनेस को पूरा पढ़ सकते हैं। और साथ में अगर आप एसटी दिलाएंगे, स्पीड टेस्ट, तो उसके भी जो क्वेश्चन है उसको आप लगाते रहिएगा, पिछले ईयर के क्वेश्चन भी आप कंप्यूटर के देख सकते हैं, जिसके थ्रू भी आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत किया करें दोस्तों, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।